विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और जैसा कि अभी यूपी टेट का हमारा कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं, तो उसी के तहत आज हमारा दूसरा क्लास है। और इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था सीडीपी के अंतर्गत कि मनोविज्ञान का इतिहास और मनोविज्ञान क्या है, उसमें कहाँ से प्रश्न आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज के क्लास में हम देखेंगे कि सीडीपी के अंतर्गत मनोविज्ञान के संप्रत्यय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के स्कूल्स कौन कौन से हैं, संप्रत्यय कौन कौन से हैं और इन संप्रत्ययों का जनक कौन है, इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनावाद की। जो हमारा सबसे पहले संप्रत्यय आया है वो आया है संरचनावाद। इसकी बात कर लेते हैं। संरचनावाद या इसी को हम कहते हैं निर्मितवाद या फिर इसी को हम कहते हैं निर्माणवाद। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। संरचनावाद कह लें, निर्मितवाद कह लें या निर्माणवाद कह लें। तो इसके अगर हम जनक की बात करते हैं या प्रतिपादक की बात करते हैं, प्रतिपादक कह लें या फिर हम जनक कह लें, जनक। तो इनका जनक कौन है? हमने नाम सुना था विलियम वुंट का। विलियम वुंट जो हैं इसके जनक हैं, इसके प्रतिपादक हैं। विलियम वुंट का नाम इससे पहले हमने सुना था कि जो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में लाए थे, वही विलियम वुंट हैं ये। और इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। अगर हम ये 1879 की बात है, 1879 में इन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जो कि हमारी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। इससे पहले हम मनोविज्ञान को प्रायोगिक रूप में नहीं देखते थे, केवल सैद्धांतिक रूप में हम पढ़ते थे। लेकिन 1879 से मनोविज्ञान एक प्रायोगिक विषय हो गया और हम प्रायोगिक रूप में इसे देखने लगे थे। तो 1879 में इन्होंने क्या किया था? प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, और ये इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? जर्मनी के ये मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये जर्मनी के थे और इन्होंने पहली प्रयोगशाला जर्मनी के शहर लिप्जिग एक शहर है, और ये शहर कहाँ है? जर्मनी में है। यहाँ पर इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आ जाए कब आई थी? 1879 में। कौन लाया था? विलियम वुंट। कहाँ आई थी? लिप्जिग शहर में। ये कहाँ था? जर्मनी में था। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी संरचनावाद की। अब संरचनावाद है क्या? तो इसके जनक हो गए। अब इसको मानने वाले कौन लोग थे, इसके समर्थन में कौन लोग थे, या इसके हम समर्थक कहते हैं। तो समर्थक में कौन कौन थे? एक नाम याद कर लें, ईवी टिचनर का। ईवी टिचनर कौन थे? विलियम वुंट के शिष्य थे। अगर कहीं पर आ जाए कि संरचनावाद के जनक हैं और मान लीजिएगा वहाँ पर विलियम वुंट का नाम नहीं दिया है और ईवी टिचनर का नाम दिया है, ईवी टिचनर, तो ईवी टिचनर हम विकल्प में सही करेंगे। दोनों नाम नहीं आते हैं, एक ही नाम दिया होता है। अधिकांश विलियम वुंट का नाम मिलता है। अगर विलियम वुंट का नाम नहीं है, ईवी टिचनर का नाम आ जाता है, तो हम ये भी सही कर देंगे। और इसके साथ ही एक नाम आता है एडलर का, जो इसके समर्थक हैं। किसके? संरचनावाद के। तो ये संरचनावाद के समर्थक हैं और ये संरचनावाद के जनक हैं। तो अब संरचनावाद है क्या, हम इस पर बात कर लेते हैं। और संरचनावाद किसको बढ़ावा देता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इन्होंने कहा था कि ये किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। आपने पढ़ा था, सबसे पहले हमने बताया था, जिसमें हमारे अरस्तु थे, उन्होंने कहा था मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। इसके बाद पेम्पोलॉजी आए, उन्होंने कहा मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके बाद में हमारे विलियम वुंट और विलियम जेम्स आए थे, जिन्होंने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और इसके बाद में वाटसन आए थे, जिन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो वही चेतना, उसी से हम प्रारंभ करते हैं। ये चेतना का अध्ययन इन्होंने किया था संरचनावाद के अंतर्गत। क्या किया था? चेतना का अध्ययन।
किसके अंतर्गत किया था? इसी संरचनावाद के अंतर्गत किया था। और इन्होंने ये माना चेतना हम में कैसे आती है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5, 1 2 3 4 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जो अनुभव करते हैं, जो हम सीखते हैं, वो सब हमारा चेतन मन में जाता है या चेतना के अंतर्गत जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यहीं से हमारा जो दूसरा संप्रत्यय शुरू होता है। अब यहाँ मुख्य बातें हैं कि जो इनके शिष्य थे टिचनर, इन्होंने भी चेतना को ही महत्वपूर्ण माना था। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है कि दोनों चेतना से संबंधित थे, एक हमारे विलियम वुंट और दूसरे विलियम जेम्स। अगर हम दोनों की अलग अलग बात कर लें, एक हमारे विलियम वुंट हैं और एक विलियम जेम्स हैं। ये विलियम वुंट हैं, ये जर्मनी में काम कर रहे थे। कहाँ? जर्मनी में। और ये अमेरिका में काम कर रहे थे। अमेरिका में ये जर्मनी में काम कर रहे थे और ये अमेरिका में काम कर रहे थे। इन्होंने जो पहली प्रयोगशाला दी थी हमारी, वो दी थी 1879 में। और इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला दी थी, जो इन्होंने लगभग 1890 के आसपास, ये 1879 है और ये 1890 में इनकी पुस्तक भी आई थी। जेम्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कहाँ पर इनके मत जो है भिन्न हो गए, उसकी हम बात करेंगे। जबकि ये भी चेतना से संबंधित थे और ये भी चेतना से संबंधित थे। अब हम दोनों कैसे भिन्न हो गए और दो हमारे संप्रदाय कैसे अलग हो गए, एक संप्रदाय हमारा दो संप्रदायों में कैसे बट गया, इसकी बात करें। इन्होंने चेतना का अध्ययन किया था। विलियम वुंट ने क्या किया था? चेतना का अध्ययन किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? चेतना के कार्यों का अध्ययन किया था। चेतना के कार्यों का अध्ययन, दोनों में इतना फर्क हो गया। एक ने किया था कि चेतना का अध्ययन और दूसरे विलियम जेम्स ने किया था चेतना के कार्यों का अध्ययन। इसीलिए इनके जो बात को हम कहते हैं, संप्रदाय को कहते हैं प्रकार्यवाद कहते हैं। प्रकार्यवाद का मतलब है चेतना के कार्यों का अध्ययन। और यहाँ पर चेतना का अध्ययन अगर कहीं कहीं सीधा सीधा पूछा जाता है, चेतना का अध्ययन क्या है? संरचनावाद है। और चेतना के कार्यों का अध्ययन क्या है? वो है हमारा प्रकार्यवाद। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकार्यवाद। अब हम बात करते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद की, ठीक है। अब दोनों में कहाँ पर डिफरेंस था? अभी हमने संरचनावाद में पढ़ा था कि भाई हमारा क्या था, जो हमारी चेतना थी उसका अध्ययन करता था, और ये करता है चेतना के कार्यों का अध्ययन। कार्यों का अध्ययन, चेतना के कार्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रकार्यवाद के अंतर्गत किया जाता है। अगर चेतना का अध्ययन पूछ लिया जाए तो संरचनावाद के अंतर्गत किया जाता है। इसके जनक कौन थे? जनक या प्रतिपादक? प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ठीक है, इसके प्रतिपादक हैं। और अगर यहाँ पर कहीं भी केवल चेतना से संबंधित आ जाए या चेतना के अध्ययन से संबंधित आ जाए तो हम संरचनावाद को याद करेंगे, और चेतना के कार्यों से संबंधित बात आ जाए तो हम प्रकारवाद को लेते हैं, ठीक है। दोनों के मत यहीं पर डिफरेंस थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या खास बातें थी, इसके समर्थक कौन कौन थे, तो हम समर्थक की बात कर लेते हैं। समर्थक इसके कौन कौन थे? समर्थक में मुख्य रूप से थे जॉन डीवी। जॉन डीवी का नाम आता है। जॉन डीवी प्रकारवाद के समर्थक थे। और दूसरा नाम इसमें वुडवर्थ का आता है। वुडवर्थ भी इसके समर्थक थे। वुडवर्थ, ये दो इनके समर्थक थे किसके? प्रकारवाद के, जिसके अंतर्गत चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब इन्होंने क्या दिया था? एक दूसरी प्रयोगशाला दी थी, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1890 में। प्रकारवाद की स्थापना हुई 1895 में। और जो दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आई थी वो कब आई थी? 1890 में। कहाँ स्थापना की? क्योंकि ये अमेरिका में काम कर रहे थे तो दूसरी प्रयोगशाला आई थी अमेरिका में। कम पूछा जाता है ये प्रश्न, पहली प्रयोगशाला सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये दो प्रयोगशालाएं हैं और प्रकारवाद और संरचनावाद के जनक मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। अगर हम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की भारत में बात करते हैं तो किसने स्थापित की थी? भारत में मनोविज्ञान की
पहली प्रयोगशाला, ठीक है। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आई थी 1916 में, 1916 में स्थापित की गई। और कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर एन सेन गुप्ता, डॉक्टर एन सेन गुप्ता। क्लियर हो गया? या तो पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पूछी जाती, या फिर भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916, सन याद रखेंगे, किसके द्वारा आई थी? डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा। और कहाँ आई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में आई थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रकारवाद। इसके बाद हम तीसरे संप्रदाय की ओर चलते हैं। तीसरा संप्रदाय कौन सा है? अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद की। जब संरचनावाद से आपने देखा प्रकारवाद का जन्म कैसे हुआ, फिर संरचनावाद और प्रकारवाद से व्यवहारवाद का जन्म कैसे हुआ, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर अगर संरचनावाद की बात हुई थी, संरचनावाद ये था हमारा, और ये हमारा था प्रकारवाद। अगर हम एक से दूसरे को जोड़ते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, हमें रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, संरचनावाद में हमने बताया था चेतना का अध्ययन था। किसका? चेतना का अध्ययन। फिर बता रहे हैं हम एक बार। और यहाँ पर क्या था हमारा? चेतना के कार्यों का अध्ययन, चेतना के कार्यों का अध्ययन। ठीक है, ये संप्रदाय अलग था, ये संप्रदाय अलग था, जबकि दोनों चेतना से संबंधित थे। प्रारंभ में एक थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए थे। तो इसे संरचनावाद का नाम दिया गया, उससे प्रकारवाद का नाम दिया गया। लेकिन अब दोनों में फिर विवाद की स्थिति आई लगभग 1912-13 के आसपास। ठीक है, इसमें 1912 और 1913 के आसपास फिर द्वंद्व की स्थिति आई। तो उसमें एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ 1913 ईस्वी में, और जिसे नाम दिया गया व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये चेतना का अध्ययन कर रहा था, ये चेतना के कार्यों के बारे में बताता था, लेकिन ये दोनों चीज़ें आंतरिक थीं जो कि हमें दिखाई नहीं देती थीं। ये भी हमारे मस्तिष्क का आंतरिक जो है अध्ययन था, और ये भी आंतरिक ही अध्ययन था। लेकिन जब व्यवहारवाद आया तो इसने कहा ऐसी चीज़ लाई जाए मनोविज्ञान में जो कि हमें दिखाई देती हो। तो व्यक्ति का व्यवहार दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो क्रोध करता है तो वो हमें दिखाई देता है। किसी व्यक्ति से अगर हम मिलने जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और हम बातचीत किस प्रकार से वो व्यक्ति हमारे सामने करता है, तो इससे हम उसके व्यवहार का पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो इसका हमें पता लग जाता है। इसलिए 1913 में आ गया व्यवहारवाद। इसके जनक कौन थे? अगर हम जनक की बात कर लें तो इसके जनक थे बाटसन, J.V. बाटसन। इसके जनक थे बाटसन। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं J.V. बाटसन। और अगर हम इसके समर्थक की बात करें, समर्थक, तो इसमें हमारे आ जाते हैं स्किनर, B.F. स्किनर। ठीक है, पावलाव आ जाते हैं, और C.L. हल आ जाते हैं। ये हमारे इसके समर्थक हैं। स्किनर हैं, पावलाव हैं, और C.L. हल हैं। ये व्यवहारवाद के समर्थक हैं। अब इसमें कई प्रश्न आते हैं। एक तो व्यवहार शब्द है, हम इसकी बात कर लें। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? हम इसकी बात, ये प्रश्न हमारा आता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें नाम आता है मैकडूगल का। ये याद रखेंगे, मैकडूगल, कहीं गलत ना कर दें। मैकडूगल का नाम आता है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकडूगल ने किया। लेकिन व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? अगर स्थापना या जनक का नाम आता है तो वो आता है बाटसन का। ठीक, इनकी एक पुस्तक है मैकडूगल की, आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक है इनकी।
मैकडूगल की, इसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द मिलता है, ठीक है। लेकिन व्यवहार शब्द का वर्णन और व्यवहार शब्द की व्याख्या और व्यवहार शब्द की स्थापना, व्यवहारवाद की स्थापना, ये सब किसने की थी? वाटसन ने। और व्यवहारवाद पुस्तक, ये भी सब वाटसन के नाम जाता है। अगर हम कहें व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकडूगल, और व्यवहार शब्द की व्याख्या या व्यवहारवाद की स्थापना, ये सब किसने की थी? वाटसन ने की थी। क्लियर हो गया? कहीं भी आपको आ जाए कि व्यवहार शब्द की व्याख्या किसने की थी और या व्यवहारवाद पुस्तक किसने लिखी थी, ये की भी नोट कर लो। व्यवहारवाद पुस्तक किसने लिखी या किसकी है, ठीक है। तो ये भी नाम जाएगा हमारा वाटसन का। व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है? वाटसन की। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन है, ठीक है। व्यवहार शब्द की व्याख्या किसने की? वाटसन है। केवल एक शब्द जाता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो किया था मैकडूगल ने। कहाँ मिलता है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है। तो ये व्यवहारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। व्यवहारवाद किसे मानता है, हम इसकी बात कर लें। ये वंशानुक्रम को बिल्कुल नहीं मानता है। ये इनका मानना है कि बच्चा जो सीखता है वो वातावरण से सीखता है, वंशानुक्रम कुछ नहीं होता है। इनका कहना था वाटसन का कि हमें एक छोटा बच्चा दे दो, हम उसे जो चाहें वो बना सकते हैं। ये सारांश है। वैसे इन्होंने ये कहा था कि हमें 1 दर्जन बच्चे दे दो, उन्हें हम कहो तो शिक्षक बना दें, कहो तो वो दर्शन शास्त्री बना दें, शिक्षा शास्त्री बना दें, वैज्ञानिक बना दें, या मैकेनिक बना दें, या चोर डाकू, हम जो बताओ वो बना सकते हैं, एक शिशु हमें दे दो। तो कहने का मतलब है, तो इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसा वाटसन मानते थे। तो वाटसन का यही कथन था कि हमें कोई बच्चा दे दो तो उसे हम जो चाहें वो बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो ये व्यवहारवाद की बात हो गई। अब हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं समग्रवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद या पूर्णवाद संप्रदाय। ये सब एक ही नाम है। अब ये क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। और ये है क्या, तो हम देखो इसमें अगर हम सबसे पहले अगर शुरू में आते हैं, संरचनावाद हमने पढ़ा था। संरचनावाद, हम हर एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से जोड़ते जाएंगे। तो संरचनावाद हमने सबसे पहले पढ़ा था, और दूसरा इसके साथ हम पढ़ा था प्रकारवाद। ठीक। दोनों किसकी बात कर रहे थे? दोनों बात कर रहे थे चेतना की। यही पढ़ा था, चेतना का अध्ययन था, चेतना के कार्यों का अध्ययन था। लेकिन दोनों चेतना की बात कर रहे थे, दोनों मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप था। इनमें दोनों में क्या था? मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। भाई चेतना है, मस्तिष्क है, हमारा मन है, ये क्या है? हमारा मानसिक स्थिति जो है उसका आंतरिक रूप है। हमने कोई चीज़ पढ़ी या कहीं से कुछ सीखा और हमारे चेतना में गया, तो ये क्या है? हमारा आंतरिक रूप है, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप है। तो केवल एक ही चीज़ का अध्ययन किया इन्होंने, किसका? मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप का, ठीक है। चाहे वो हमारा संरचनावाद हो, चाहे फिर प्रकारवाद हो। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यवहारवाद। इन्होंने क्या किया था? व्यवहारवाद, इसमें क्या आया था? अगर हम व्यवहारवाद में देखें तो व्यवहारवाद में आया था हमारा व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन आया था। और ये क्या था हमारा? ये था मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। मानसिक स्थिति का ये बाह्य रूप है हमारा। अगर मान लो हमने अभी बताया था, किसी से अगर हम बात करते हैं, वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, या कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है? हमारा मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है, और ये हमारा मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप है। तो इन दोनों से क्या हमारा किसी व्यक्ति का अध्ययन या किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन पूर्ण हो जाता है? नहीं हो पाता। एक चीज़ से चाहे हम आंतरिक स्वरूप का अध्ययन है तब भी अधूरा है, केवल बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं तब भी अधूरा है। तो एक चीज़ निकल के आई, समग्रवाद। इसमें क्या है? पूरी स्थिति का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति के आंतरिक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है और बाह्य स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। तो निकल के आता है समग्रवाद। और समग्रवाद है क्या? ये जर्मनी भाषा का शब्द है। समग्रवाद क्या है? जर्मनी भाषा का शब्द है। ये जर्मनी भाषा का शब्द है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गेस्टाल्टवाद। आया ये गेस्टाल्टवाद।
बाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद कहाँ से आया? ये आया है गेस्टाल्ट से, गेस्टाल्ट। ठीक, गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये किसका है? इंग्लिश का शब्द है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है या इंग्लिश का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता यानी कि समग्र, पूर्ण। हम इसे पूर्ण कह सकते हैं या इसी को हम समग्र कह सकते हैं। ठीक है, पूरी स्थिति, पूरा। इसमें हम चलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। कहाँ से कहाँ चलते हैं? पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पहले हम पूरी स्थिति का अध्ययन करते हैं, पूरी स्थिति का जायजा करते हैं, पूरी स्थिति देखते हैं और उसके बाद में हम फिर उसे छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे अंशों में हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। ये हमारा कहलाता है समग्रवाद। समग्रवाद से इसका जनक कौन है? अगर हम समग्रवाद के जनक की बात करें तो इसके जनक हैं, जनक कह लें या फिर प्रतिपादक कह लें, ये है मैक्स बर्दीमर। मैक्स बर्दीमर, मैक्स बर्दीमर है इसके जनक है, मैक्स बर्दीमर। और इसके समर्थक कौन हैं? समर्थक हैं इसके K3। K3 का मतलब है K की पावर 3, यानी कि K से 3 नाम आने वाले हैं। हम तैयार हो जाएं। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? एक हैं कोहलर, कोहलर, एक हैं कोफका और एक हैं कर्ट लेवन, कर्ट लेवन। इसीलिए हम याद करने की ट्रिक है K3 है ये, यानी कि 3 के आने वाले हैं समर्थक में। मैक्स बर्दीमर कौन है? इसके जनक हैं। किसके? समग्रवाद के जनक, गेस्टाल्ट थ्योरी के जनक हैं मैक्स बर्दीमर। समर्थक कौन है? कोहलर और कोफका और कर्ट लेविन। कोहलर ने एक प्रयोग किया था चिंपैंजी पे, ठीक है, और कोफका उसमें इनके सहयोगी रहे थे। वो चिंपैंजी पे प्रयोग है, पूरा जब समग्रवाद आपको पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा। अभी समग्रवाद का प्रत्यय क्या है वो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम अगले बात की ओर चलते हैं, अगले संप्रदाय की ओर। अब हम बात करते हैं मानवतावाद संप्रदाय की या मानवता संप्रदाय या आशावाद की। ठीक है, इससे पहले हमने संरचनावाद पढ़ा, संरचनावाद के बाद प्रकारवाद पढ़ा, फिर व्यवहारवाद पढ़ा। ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़ लिए? एक संरचनावाद, संरचनावाद, प्रकारवाद, इसके बाद व्यवहारवाद, इसके बाद समग्रवाद, समग्रवाद, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानवतावाद की। ये क्या है? इसके प्रतिपादक कौन है? मानवतावाद के प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक हैं इसके इब्राहिम मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो। ठीक है, ये किसने दिया था? इब्राहिम मैस्लो ने दिया था। और अगर हम इसके समर्थक की बात करें तो इसके समर्थक हैं कार्ल रोजर्स, समर्थक हैं कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स। ठीक है, ये समर्थक हैं इसके। आलपोर्ट हैं, व्यक्तित्व में आते हैं आलपोर्ट, आलपोर्ट और कैटल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये आलपोर्ट इसके समर्थक हैं। इब्राहिम मैस्लो हैं इसके जनक या प्रतिपादक हैं और इसके समर्थक हैं कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट। इसमें क्या किया गया था? एक आवश्यकता की बात कही गई थी या मांग की बात कही गई थी। एक व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन सी उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, उनकी बात की गई थी। मानव की आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की बात कही गई थी। इसमें आवश्यकताएं, मानव की आवश्यकताएं। ठीक है, इसे इन्होंने क्या बताया था कि 5 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, जब ये सिद्धांत पढ़ाएंगे मैस्लो का तब आपको बताएंगे। इसका जो पासवर्ड है वो है पसलेस। ठीक है, क्या है? पसलेस इसका पासवर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है पहली जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की वो कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं, शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं। इसे आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी मानवतावाद में जो मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था, मैस्लो के सिद्धांत को हम कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। नीड थ्योरी के नाम से जाना जाता है इसे, नीड थ्योरी, नीड
थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें ये पासवर्ड है हमारा पसलेस, इसका मतलब है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। जब हमारी शारीरिक आवश्यकता जो रोटी, कपड़ा और मकान, जब हमारी ये पूर्ति हो जाती है तब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी नीड की, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। शारीरिक आवश्यकताएं, व्यक्ति को पेट भर के रोटी मिल जाए, उसे खाना मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए, ये उसकी जब आवश्यकताओं की, ये प्राथमिक आवश्यकताएं होती है हमारी। जब प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तब व्यक्ति दूसरी आवश्यकताओं के बारे में सोचेगा। ये क्रम बताया था जो इधर से इधर को होता है। इन आवश्यकताओं की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इनकी पूर्ति होती है, जिन्हें हम कहते हैं शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं। इसके बाद में जब ये आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है कि अब हमें सुरक्षित रहना है, कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से डर ना लगना चाहिए। तो ऐसी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को वह महसूस करता है। जब उसे सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है तब उसे सामाजिक आवश्यकता होती है। सामाजिक आवश्यकता का मतलब है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि स्नेह की भावना की आवश्यकता होती है, जिसे हम सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। समाज में सबसे मिलजुल कर रहे, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। स्नेह पूर्वक रहना, स्नेह एवं प्रेम पूर्वक रहना समाज में। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तब सुरक्षा की आवश्यकताओं की ओर बढ़ेगा। जब सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तब स्नेह और प्रेम की आवश्यकता महसूस करता है। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तब वह सम्मान की ओर बढ़ता है। स्टीम नीड्स इसे कहते हैं, सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। अब वह क्या चाहता है, समाज में वो बहुत स्नेह से रह रहा है, प्रेम से रह रहा है, तो वो ये भी चाहता है हमें समाज की ओर से सम्मान मिले, तो सम्मान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हमारी जो अंतिम आवश्यकता होती है वो होती है आत्म अनुभूति की आवश्यकता होती है। ये हमारी है आत्म अनुभूति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म अनुभूति की आवश्यकता। अनुभूति यानी कि वो ये सोचता है कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे हमें समाज और समाज के लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। हम बहुत सारे लोगों को याद रखते हैं, कोई बहुत अच्छा काम करता है कि हाँ भाई वो ऐसे लोग थे, इन्होंने ऐसे बहुत अच्छा काम कर गए। जैसे मान लीजिएगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्हें हमेशा याद रखते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था। समाज में कोई विद्यालय बनवा गया, कोई कुछ कर गया तो हम उसे हमेशा याद रखते हैं। तो व्यक्ति की ये अंतिम आवश्यकता होती है कि वह समाज के लिए कोई ऐसा कार्य कर जाए जिससे लोग उसे मरने के बाद याद रखें। तो हर कोई व्यक्ति लास्ट में ये सोचता है। जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं तो बहुत सारा फ्री पढ़ाते रहे बच्चों को, जिससे कि लोग याद करते हैं कि हाँ भाई वो थे, बच्चों को पढ़ाते रहते थे। तो ऐसी, या अपना अपना प्रोफेशन है, कोई अलग चीज़ है जिसमें आप हैं तो लास्ट समय में कोई ऐसा काम करें जिससे लोग आपको लंबे समय तक याद रखें। तो ये था मैस्लो का पूरा सिद्धांत। और मैस्लो थे कौन? मानवता संप्रदाय के जनक। तो ये हमारे संप्रदाय हो गए। इसके बाद और भी संप्रदाय हैं, उसके हम आपको संप्रदाय और जनक बता दे रहे हैं, मुख्य हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कौन कौन से संप्रदाय अभी पढ़े हैं। एक पढ़ा है संरचनावाद, संरचनावाद संप्रदाय। कौन थे? जनक थे इसके विलियम वुंट। दूसरा प्रकारवाद संप्रदाय, जनक थे विलियम जेम्स। इसके बाद आया व्यवहारवाद संप्रदाय, और इसके जनक थे व्यवहारवाद के जेवी वाटसन। ठीक है, पहला संरचनावाद विलियम वुंट, प्रकारवाद विलियम जेम्स, व्यवहारवाद वाटसन, और इसके बाद में हमने चौथा पढ़ा था गेस्टाल्टवाद। प्रतिपादक थे मैक्स बर्दिमर। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद 5वां हमने अभी पढ़ा था मानवतावाद संप्रदाय। ठीक है, जनक थे अब्राहम मैस्लो।
तो ये 5 संप्रदाय हमने पढ़ लिए जो महत्वपूर्ण थे हमारे, और इसके साथ साथ भी और हमारे हैं। एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है, ये हमारा दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, या सिगमंड फ्राइड हम कह देते हैं, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और इसके बाद हमारा आता है एक संप्रदाय हमारा आता है जिसे हम कहते हैं प्रेरकीय संप्रदाय, प्रेरकीय संप्रदाय, ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। प्रेरकीय संप्रदाय हमारा दिया था, इसका मैकडूगल का नाम आता है, प्रेरकीय संप्रदाय में मैकडूगल का नाम आता है, मैकडूगल का नाम आता है, ठीक है। जो हमारा मानवतावाद है इसमें मैस्लो या कार्ल रोजर्स, इनके हम नाम ले देते हैं, मैस्लो का नाम ले देते हैं या कार्ल रोजर्स का नाम ले देते हैं यहाँ पर। हालांकि कार्ल रोजर्स इसके समर्थक हैं, कार्ल रोजर्स, ठीक है, ये समर्थक में अभी हमने बताया था। तो कहीं पर भी दोनों में से अगर एक विकल्प दिया है, कहीं अब्राहम मैस्लो नहीं है तो कार्ल रोजर्स का नाम आ जाता है। वैसे अब्राहम मैस्लो इसके प्रतिपादक हैं या जनक हैं। तो प्रेरकीय हमारा संप्रदाय है, इसके जनक हैं मैकडूगल, ठीक है। एक हमारा आता है सहचर्यवादी संप्रदाय, सहचर्यवादी संप्रदाय हमारा जो है इसके जनक हैं जॉन लॉक। तो ये हमारे महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं जिन पे अभी हमने चर्चा की। संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट, प्रकारवाद संप्रदाय विलियम जेम्स, इसके बाद व्यवहारवाद संप्रदाय जेबी वाटसन, इसके बाद गेस्टाल्टवाद जिसे हमने समग्रवाद का नाम दिया था मैक्स बर्दिमर हैं। इसके मानवतावाद संप्रदाय है, इसके जो जनक हैं वो अब्राहम मैस्लो हैं। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय सिगमंड फ्राइड, पूरा सिद्धांत है इनका, साइकोएनालिटिकल थ्योरी है पूरी, तो बाद में चर्चा करेंगे इस पर। अभी इनका जो संप्रदाय है जिसके जनक हैं सिगमंड फ्राइड। इसके बाद में है प्रेरकीय संप्रदाय, इसके मैकडूगल हैं, और सहचर्यवादी संप्रदाय है इसके जॉन लॉक हैं। तो महत्वपूर्ण जो मुख्य रूप से हैं ये हमारे 2-3 संप्रदाय हैं, मुख्य रूप से ये 3 या 4, ये मुख्य रूप से यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। बहुत कम, कभी कभी इनके जनक पूछ लिए जाते हैं, जैसे मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक सिगमंड फ्राइड, खूब आता है प्रश्न, तो ये पूछ लिए जाते हैं। अधिकांश प्रश्न हमारे यहीं से आते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो था मनोविज्ञान के संप्रदाय। आप लगातार जुड़े रहिएगा चैनल से, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।